गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग सीलिया एंड फ्लैजेला का टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। टाइम ओवर हो गया था, वहीं से हम लोग दोबारा कंटिन्यू करते हैं, ठीक। सीलिया और फ्लैजेला, ठीक है, दोनों ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बेसिकली मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब सीलिया एंड फ्लैजेला जो है मोस्टली लोअर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ठीक है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सब के अंदर ज़्यादातर हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन हायर एनिमल्स के अंदर भी जो है हमको सीलिया देखने के लिए मिलता है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें, हमारा जो अपर नेज़ल पैसेज है, हमारे नेज़ल पैसेज के अंदर सीलिया होता है, ठीक है। देन हमारा जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर सीलिया होता है। हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी सीलिया प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो वट एवर बी इट, हायर एनिमल्स और लोअर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर, सभी के अंदर सीलिया या फ्लैजेला जो है वन और दी अदर फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। स्ट्रक्चरली सीलिया और फ्लैजेला दोनों एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, बस उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आता है, साइज़ का डिफरेंस आता है और नंबर का डिफरेंस आता है, ठीक है। जैसे अगर दोनों में कंपैरेटिवली हम लोग देखें तो सीलिया इज़ शॉर्टर इन साइज़, ठीक है, लंबाई में छोटा होता है सीलिया, लेकिन नंबर में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर या ह्यूमंस के अंदर, जैसे ओविडक्ट्स में फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होता है, मैंने बोला, ठीक है, तो सीलिया जो है उसका साइज़ छोटा ज़रूर होता है लेकिन वो ज़्यादा नंबर में होता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग फ्लैजिला को देखें तो फ्लैजिला जो है वो साइज़ में लंबा ज़रूर होगा, ठीक है, लेकिन उसका नंबर कम होगा, ठीक है। तो किसी भी एक गिवन सेल के अंदर अगर हम लोग सीलिया देखें तो सीलिया जो है 100 या 150 या 200 सीलिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, एक बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट रह सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर प्रेजेंट रहेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 फ्लैजिला ही प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस आता है, एक तो नंबर का और दूसरा क्या आता है, साइज़ का डिफरेंस आता है, ठीक है। बाकी अदरवाइज स्ट्रक्चरली दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो हम लोग फॉर एग्जांपल फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर के हम लोग एज अ मॉडल लेकर के हम लोग उसको स्टडी करेंगे। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये मैं फ्लैजिला का डायग्राम यहाँ पर शो कर रही हूँ, ठीक है। फ्लैजिला या सीलिया जो है दोनों का डेवलपमेंट किससे होता है, बेसिकली माइक्रो ट्यूब्यूल से ही दोनों का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर भी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है कंट्रीब्यूट करता है फ्लैजिला और सीलिया के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्योंकि फ्लैजिला का स्ट्रक्चर एज अ मॉडल ले रहे हैं तो यहाँ पे ये जो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है इसको हम लोग 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सबसे नीचे का जो पार्ट है दिस इज़ नोन एज द बेस, ठीक है। बेस के नीचे यहाँ पे ऐसे पतले रूट्स के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिस वी कॉल एज द रूटलेट, ओके, दिस इज नोन एज द रूटलेट। अब बेस के ऊपर ये जो पार्ट तुम लोगों को दिख रहा है दिस शेडेड पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसल प्लेट। दिस पार्ट इज नोन एज द बेसल प्लेट और बेसल प्लेट के ऊपर ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज द शाफ्ट, ठीक है। तो रूटलेट, बेस, बेसल प्लेट एंड शाफ्ट, ये 4 पार्ट जो हैं किसी भी फ्लैजिला के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब इनका प्रेजेंस रहता कहाँ है, ठीक है। जनरली ये जो बेसल प्लेट है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेवल के बराबर रहता है। मतलब कोई भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेवल के बराबर बेसल प्लेट प्रेजेंट रहेगा। बाकी ये जो बेस और ये जो रूटलेट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे रहेगा, मतलब साइटोप्लाज्म की तरफ नीचे की साइड में रहेगा। तो ये बेसिकली बेस और ये जो रूटलेट है, ठीक है, ये उसकी जड़ का या उसके बेस का पार्ट बनाता है और ये जो पार्ट है ये साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड रहता है और क्या कहना चाहिए कि जो फ्लैजिला है उसको स्ट्रेंथ और उसको एंकरेज प्रोवाइड करता है बेसिकली, ठीक है। बेसल प्लेट के ऊपर ये जो शाफ्ट होता है दिस विल प्रोट्रूड ऑन दी आउटर साइड, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर की तरफ जो है ये शाफ्ट निकला हुआ रहता है, ठीक है। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो देखो शायद तुम लोगों के बुक में भी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है दिया हुआ होना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो मैं यहाँ पे इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको बना देती हूँ,
ठीक है। ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट का ट्रांसवर्स सेक्शन मैं यहाँ पर बना रही हूँ। शाफ्ट के ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो सेंटर में इस तरीके से दो प्रोटीन से बने हुए ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और ये जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स है, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ इस तरीके से दो दो ट्यूब्यूल्स के 9 सेट्स रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से सेंटर में दो ट्यूब्यूल्स रहेंगे और बाहर की तरफ, ठीक है, दो ट्यूब्यूल्स के 9 सेट रहेंगे। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरीके से 2 ट्यूब्यूल्स के 9 सेट्स रहेंगे, ठीक है। अब ये जो सारे के सारे ट्यूब्यूल्स हैं, ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे लाइक दिस, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग लेबलिंग करें तो ये जो है ट्यूब्यूल ए है और ये है ट्यूब्यूल बी। तो अंदर की तरफ जो ट्यूब्यूल रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्यूब्यूल ए, और ये बाहर की तरफ जो ट्यूब्यूल रहेगा ये होगा ट्यूब्यूल बी, ठीक है। तो एक सेट का ट्यूब्यूल ए जो है वो दूसरे सेट के ट्यूब्यूल बी के साथ में हमेशा कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा डायगोनल रिलेशनशिप जो है ये बनेगा लाइक दिस। क्लियर है। अब ये जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं, ये सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आपस में भी एक दूसरे से इस तरीके से प्रोटीन के फाइबर्स के हेल्प से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। सेंट्रल ट्यूब्यूल जो है, सेंट्रल ट्यूब्यूल के चारों तरफ जो है इस तरीके से एक मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपके बाहर के जो ट्यूब्यूल्स हैं, इनमें से प्रोटीन्स के बने हुए इस तरीके से रेडियल स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे जो कि ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहेंगे, ठीक है। तो ट्यूब्यूल ए जो है, ट्यूब्यूल ए से प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर्स, ट्यूब्यूल के जैसे ही स्ट्रक्चर्स रेडिएट होंगे, निकलेंगे, और सेंट्रल ट्यूब्यूल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उससे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर निकल रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं स्पोक्स, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं स्पोक्स, ठीक है। जैसे कि साइकिल का चक्का होता है या गाड़ी का चक्का होता है, ठीक है, उसमें स्पोक रहता है ना, ठीक है, वैसे ही इसमें भी स्पोक्स प्रेजेंट है। तो स्पोक्स क्या इंश्योर करते हैं, स्पोक्स इंश्योर करते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टर्डी हो जाए, ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ हो, ज़्यादा कैपेबिलिटी हो, इस चीज़ को इंश्योर करते हैं स्पोक्स, ठीक है। तो दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैजिला। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान देने की बात यह है कि क्योंकि फ्लैजिला और सीलिया दोनों जो है लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो उनको ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब इतनी ज़्यादा एनर्जी वो लोग प्रोड्यूस कहाँ करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या सेल के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा ज़रूर, लेकिन फ्लैजिला या सीलिया जो है उसको जब मूवमेंट अपना प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो एनर्जी तो उसको शाफ्ट में लगेगी, ठीक है, एनर्जी तो उसको ऊपर लगेगी, शाफ्ट में लगेगी। तो बेस के पास से एनर्जी जो है वो माइग्रेट होकर के शाफ्ट तक जब तक आएगी तब तक जो है काम हो चुका होगा, तब तक जो है मामला हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्योंकि शाफ्ट में मूवमेंट होता है, इमीडिएट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो शाफ्ट के अंदर ये जितने भी फाइब्रिल्स हैं ना, ये ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल ए है, माइक्रोट्यूब्यूल बी है, और ये जितने भी प्रोटीन वाले स्पोक्स और ये सारी चीज़ें हैं, इन सभी के अंदर जो है एटीपीएज एक्टिविटी होती है, ठीक है। एटीपीएज क्या है, एटीपीएज वो एंजाइम है जो कि एटीपी प्रोडक्शन फैसिलिटेट करता है। जैसे कि हम लोग कल माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ रहे थे, है ना, ऑक्सीजोम्स हम लोग पढ़े थे, F1 और F0 पार्टिकल जो कि एटीपीएज एक्टिविटी शो करता है, वैसे ही इसके अंदर जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं, जितने भी स्पोक्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, सभी जो है एटीपीएज एक्टिविटी को शो करेंगे, सो दैट शाफ्ट के अंदर ही एटीपी का डेवलपमेंट हो, एटीपी का प्रोडक्शन हो, और
और मूवमेंट के टाइम पे एटीपी की कमी ना पड़े, ठीक है। इसीलिए सारे के सारे एटीपीएस एक्टिविटी को भी शो करेंगे, ठीक है। लास्टली हम लोग आते हैं फ्लैजिला और सीलिया के फंक्शन पर, ठीक है। जो मोस्ट प्राइमरी फंक्शन है फ्लैजिला और सीलिया का वो सिंपली है लोकोमोशन या मूवमेंट, ठीक है। दूसरा और क्या फंक्शन है कि जैसे सीलिया और फ्लैजिला तो नहीं बोलूँगी, जैसे सीलिया जब हायर एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, जैसे हमारे नेसल पैसेज में है, ठीक है, या ओविडक्ट के अंदर है, तो चीज़ों को गैदर करने के लिए, मतलब चीज़ों को अंदर लेने में और उनको बाहर फेंकने में, यानी कि एक्सपेल करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम लोग ओविडक्ट का ही एग्जाम्पल लें, ठीक है, ओवरी से ओवम का प्रोडक्शन होता है, एग का, ठीक है, फिर वो जो एग है कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब में जो सीलिया होता है वो क्या करता है, स्ट्रीमिंग मोशन शो करता है। जैसे कि कोई भी बंदा नाव में बैठा है तो नाव में चप्पू चलाते हैं हम लोग, तो बाहर से मतलब सामने से पीछे की तरफ जो है मूवमेंट करता है, तो जैसे चप्पू का मूवमेंट होता है ना, वैसा ही मूवमेंट जो है सीलिया का होता है, सो दैट कि ओविडक्ट में जो एग प्रेजेंट है उसको खींच करके यूट्रस की तरफ क्या कर दिया जाए, उसको धक्का दे दिया जाए, उसको वहाँ से हटा दिया जाए। तो इस तरीके का मूवमेंट जो है, मतलब चीज़ों को अंदर बाहर से अंदर लेना या अंदर से बाहर फेंकने का, एक्सपेल करने का जो मूवमेंट होता है वो भी सीलिया की वजह से होता है। उसके अलावा फ्लैजिला और सीलिया जो है कई बार फूड को कलेक्ट करने में या फूड को ऑब्टेन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्लैजिला और सीलिया जो है ये क्या करते हैं कि पार्टिकल्स के एलिमिनेशन में भी, जैसे हमारे नेजल पैसेज के अंदर भी सीलिया प्रेजेंट रहता है, तो वो कोई फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे नाक में घुस गया है तो उस फॉरेन पार्टिकल के एलिमिनेशन में भी सीलिया जो है हेल्प कर सकता है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं, दैट इज द सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम दिया हुआ है बुक में। ठीक है, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम क्या चीज़ है। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन के टाइम पे बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कुछ, अभी हम लोग जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हमको काफ़ी कुछ फ्लैजिला और सीलिया के जैसे ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल चाहे सीलिया फ्लैजिला हो चाहे सेंट्रियोल्स हो, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द माइक्रोट्यूब्यूल्स ओनली। माइक्रोट्यूब्यूल्स से ही बने हुए होते हैं, इसीलिए फ्लैजिला, सीलिया और जो सेंट्रियोल है, तीनों का जो स्ट्रक्चर है, तीनों में हमको सिमिलैरिटी देखने के लिए मिलेगी विथ अ लिटिल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब सेंट्रियोल जो है ये बनता कैसे है, ठीक है। सेंट्रियोल एक्चुअली होता क्या है, सेंट्रियोल जो है दो डिस्क के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से ये डिस्क नंबर 1 है, उसके नीचे लाइक दिस डिस्क नंबर 2 जो है वो प्रेजेंट रहता है, और ये दोनों डिस्क जो हैं दे आर पैरेलली अरेंज्ड टू ईच अदर, ठीक है। तो जैसे ये है, ठीक है, ये मेरा पेंसिल बॉक्स जो है, ठीक है, इसका एक फेज ये है और दूसरा फेज ये है, दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो वैसे ही ये सेंट्रियोल का एक फेज होगा, ये सेंट्रियोल का दूसरा फेज होगा, दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल जो है, ठीक है, ये बनता किससे है, दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन इसका एज सच है कि सेंट्रियोल का जो साइज होता है, ठीक है, दैट इज नॉट मोर देन 5 to 10 μm, ठीक है। उसका साइज जो है दैट इज नॉट मोर देन 5 to 10 μm, 10 μm भी ज़्यादा है, कई बार उससे भी छोटा जो सेंट्रियोल है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब इसके जो मैंने बताया ना कि दो डिस्क्स होते हैं, ये डिस्क नंबर 1 है, ये डिस्क नंबर 2 है, तो ये डिस्क नंबर 1 और डिस्क नंबर 2 जो है दोनों को मिला करके कई बार हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिवली डिप्लोजोम भी कहते हैं इसको,
ठीक है। कई बार इसको अल्टरनेटिवली हम लोग डिप्लोसोम भी बोलते हैं। अब ये जो डिप्लोसोम होता है ना, जहाँ कहीं भी प्रेजेंट रहता है, जनरली जो सेंट्रियोल होता है वो सेल के एक एंड पे, एक कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। चाहे वो अपर एंड हो चाहे लोअर एंड हो, कभी भी हमेशा एक एंड पे ही प्रेजेंट रहता है। और जहाँ कहीं भी ये सेंट्रियोल या डिप्लोसोम जहाँ कहीं भी प्रेजेंट रहता है ना, उसके चारों तरफ इस तरीके से एक डेंस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है। एक डेंस नेटवर्क ऑफ प्रोटीन या डेंस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। तो डिप्लोसोम यानी कि जो आपका सेंट्रियोल है, ठीक है, प्लस ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस फ्लूइड इज नोन एज द सेंट्रोस्फियर, ठीक है। ठीक है, तो डिप्लोसोम यानी कि सेंट्रियोल और ये जो सेंट्रोस्फियर है, दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तब क्या बन जाता है, तब बनता है सेंट्रोसोम, ठीक है। डिप्लोसोम और सेंट्रोस्फियर को ऐड करके जब हम लोग एक साथ कंसिडर करते हैं, एक साथ बात करते हैं, तब कहीं जाके क्या बनता है, सेंट्रोसोम बनता है, ठीक है। तो सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फियर इक्वल्स टू सेंट्रोसोम। क्लियर है, सिंपल सी चीज़ है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अगर डिस्कस करें तो जैसे मैंने बोला कि फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के साथ में हमको इसकी बहुत सारी सिमिलैरिटी जो है देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब हम लोग इसके साइज़ के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो साइज़ जो है इसका 0.3 μm to 0.5 μm इन लेंथ, ठीक है, एंड 0.15 μm इन ब्रेड्थ, ठीक है। ये इसके साइजेस या इसके डायमेंशन होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है इसका अगेन वेरी सिमिलर टू सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। बुक में दिया है क्या इसका स्ट्रक्चर, नहीं दिया है, ठीक है। इसमें देखो जैसे कि जो सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, उसमें सेंटर में 2 ट्यूब्यूल्स थे और बाहर की तरफ 2 ट्यूब्यूल्स के 9 सेट थे, ठीक है। तो उस तरीके का जो फ्लैजिला का अरेंजमेंट था उसको हम लोग 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंटर में और 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का सेट बाहर की तरफ, ठीक है। लेकिन सेंट्रियोल में क्या होता है, सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट होता है, यानी कि सेंट्रियोल जो है इसमें सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं रहते हैं, बाहर की तरफ में ही माइक्रोट्यूब्यूल्स रहेंगे, ठीक है। तो जैसे फ्लैजिला में हम लोग देखे थे कि 2 माइक्रोट्यूब्यूल का 9 सेट था, ठीक है। यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 3 माइक्रोट्यूब्यूल का 9 सेट रहता है, ठीक है। बीच के दोनों सेंट्रल ट्यूब्यूल्स गायब हो जाते हैं और 3 माइक्रोट्यूब्यूल का 9 सेट बनता है, लाइक दिस। ठीक है, 3 माइक्रोट्यूब्यूल का क्या हो गया, 9 सेट बन गया, ठीक है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इनको हम लोग वैसे ही लेबल करेंगे, अंदर की तरफ जो है वो A, बीच में B, और जो माइक्रोट्यूब्यूल बाहर की तरफ है उसको हम लोग बोलेंगे C। इस तरीके से 3 माइक्रोट्यूब्यूल का 9 सेट होता है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं प्रेजेंट होता, बस प्रोटीन का एक डेंस स्ट्रक्चर, प्रोटीन से बना हुआ एक डेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कहते हैं हब, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हब कहते हैं। और क्या होता है, अगेन यहाँ पे वही चीज़ हमको देखने मिलेगी कि जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का सेट है, सब में से जो A माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें से इस तरीके से प्रोटीन से बने हुए स्पोक्स जो हैं वो इमर्ज करेंगे और हब के साथ अटैच हो जाएंगे, लाइक दिस।
क्लियर है? सेंटर में प्रोटीन का बना हुआ हब है, ठीक है। जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का सेट है सब में से ए माइक्रोट्यूब्यूल जो है उसमें से क्या निकलेगा? प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स निकलेंगे जो जाके सेंट्रल हब से क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जितने भी 9 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसमें भी आपस में अरेंजमेंट होता है, अटैचमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ए माइक्रोट्यूब्यूल जो है एक सेट का वो सी माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच होता है, ठीक है। ये अगर सेट नंबर 1 है तो सेट नंबर 1 का जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें से एक प्रोटीन से बना हुआ फिलामेंट निकलेगा और सेकेंड सेट का जो सी फिलामेंट है उससे इस तरीके से जाके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, क्लियर? ये जो अटैचमेंट बनता है इसको हम लोग कहते हैं CA लिंकर। दिस अटैचमेंट इज नोन एज द CA लिंकर। क्लियर है? अब ये CA लिंकर हो गया, हब हो गया, फिलामेंट्स हो गए, सब कुछ हो गया। उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा प्रोटीन से बने हुए ऐसे मैसिव स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ पर? सेंट्रियोल के बाहर की तरफ, ठीक है। सेंट्रियोल के बाहर की तरफ क्या होता है? फिर से ऐसे प्रोटीन से बने हुए मैसिव स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ये जो मैसिव स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम लोग कहते हैं मैस्यूल्स, ठीक है। सेंट्रियोल की बाहर की तरफ अगेन प्रोटीन के स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, मैसिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज मैस्यूल्स, ठीक है। अब सेंट्रियोल जो है उसकी एक सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। वो अपने आप का नंबर जो है खुद से डिवाइड करके इंक्रीज कर सकता है। इसके लिए उसको प्रोटीन की या दूसरे DNA की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सेंट्रियोल सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। तो उसको रेप्लिकेशन में हेल्प करने वाले कौन होते हैं? मैस्यूल्स ही होते हैं। तो मैस्यूल्स में जो प्रेजेंट होता है प्रोटीन, उसी प्रोटीन के हेल्प से सेंट्रियोल क्या करता है? अपने आप को डिवाइड कर लेता है। और सेंट्रियोल ऐसा नहीं है कि हर समय डिवाइड हो रहा है। जब एक्चुअली सेल का डिवीजन होने वाला होता है, सेल डिवीजन होने के टाइम पे ही सेंट्रियोल जो है अपने आप को डुप्लीकेट करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ठीक है। और एक चीज़, जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो सेंट्रियोल में जो दोनों डिस्क होते हैं ना, दोनों डिस्क क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होकर के एक डिस्क जो है सेल के एक कॉर्नर पे चला जाता है और दूसरा डिस्क जो है वो एकदम उसके जस्ट ऑपोजिट एंड पे, सेल के दूसरे एंड पे पहुंच जाता है, ठीक है। अब सेंट्रियोल जो है क्योंकि पूरा का पूरा माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है तो सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? रेडिएट होते हैं, सेंट्रियोल से बाहर की तरफ निकलते हैं और सेल डिवीजन में एक्चुअली हेल्प करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हमको सेल डिवीजन पढ़ना है। तो उसमें सेंट्रियोल जो है किस तरीके से हमको सेल डिवीजन में हेल्प करता है, हमको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सेंट्रियोल सेल डिवीजन के टाइम पे अपने आप को डुप्लीकेट भी करता है और डुप्लीकेट करने के अलावा सेंट्रियोल के जो दोनों डिस्क्स हैं आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, सेल के ऑपोजिट कॉर्नर में पहुंच जाएंगे और सेल डिवीजन में इवेंचुअली ये लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। फाइनली हम लोग सेंट्रियोल के फंक्शन पर अगर आए तो सबसे पहले तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है। सेंट्रियोल जो है वो सीलिया या फ्लैजेला के लिए जो बेसल बॉडी बनानी होती है, बेसल बॉडी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है सेंट्रियोल, ठीक है। और स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। स्पर्म का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले भी देखा है। स्पर्म की जो टेल होती है, मैमल्स में जो स्पर्म होता है या ह्यूमंस का ही स्पर्म ले लो, स्पर्म्स की जो टेल होती है, लंबी टेल होती है ना, वो टेल जो है वो भी सेंट्रियोल के हेल्प से ही बनती है, ठीक है। तो दीज आर 3 फंक्शंस ऑफ द सेंट्रियोल। पहला, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। दूसरा, सीलिया और फ्लैजेला का बेसल पार्ट बनाएगा। और तीसरा, स्पर्म का जो टेल होता है दैट इज ऑल्सो फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है। डन।
अब हम लोग चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं, दैट इज द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जो है दैट इज अ कॉन्स्पिक्यूअस ऑर्गेनेल विच इज़ प्रेजेंट विद इन द सेल, जिसको कि हम लोग इजीली स्पॉट कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियस इज़ वेरी सेंट्रल टू एनी सेल बिकॉज इट हैज़ ऑल द हेरिडिटी और जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट हैज़ द कैपेसिटी टू कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक, ऑल द कैटाबॉलिक रिएक्शंस दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस विद इन द सेल। तो सेल का ब्रेन होता है न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है, हर चीज़ को कंट्रोल और रेगुलेट करने वाला कौन होता है? न्यूक्लियस ही होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूक्लियस इट पोजेसेस द डीएनए एंड डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करने का काम भी कौन करता है? न्यूक्लियस ही करता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस जो है इसकी डिस्कवरी सबसे पहले की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको, जब वो यूकैरियोटिक सेल्स की डिस्कवरी मतलब उनका स्टडी कर रहे थे, तब रॉबर्ट ब्राउन ने एक्चुअली न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, अब न्यूक्लियस जो है इट इज़ प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल आइदर इन द यूकैरियोट्स, बट प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहता, उनमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक गुच्छा सा बना लेता है, एक क्या कहना है, क्लस्टर बना लेता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में इधर से उधर सिंपली फ्लोट होते रहता है। तो जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं बनाता, वो न्यूक्लियोइड बनाता है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। सिर्फ यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, यूकैरियोटिक सेल्स कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि हमारे मैमेलियन आरबीसीज होते हैं, जो मैमेलियन आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं रहता है। प्लांट्स का एग्जांपल ले तो फ्लोएम का पार्ट होते हैं सीव ट्यूब्स, सबको पता है ना, फ्लोएम के जो सीव ट्यूब्स होते हैं, सीव ट्यूब्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं रहता। तो जब आरबीसीज या प्लेटलेट्स या ये जो सीव ट्यूब्स हैं, जब यंग सेल्स होते हैं तब उनमें न्यूक्लियस रहता है, लेकिन जैसे जैसे सेल्स मैच्योर होते जाते हैं वैसे वैसे उनमें न्यूक्लियस जो है वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 एक्सेप्शंस हमको यूकैरियोट्स में भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जनरली जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं सबके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, लेकिन कई बार यहाँ पे भी वेरिएशन हमको देखने के लिए मिलता है। अगर सेल्स किसी रीज़न के वजह से आपस में एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाएं, ठीक है, तो उनके फ्यूज़ होने की वजह से एक बड़ा सेल बन जाएगा और एक बड़े सेल के अंदर फिर मल्टीपल न्यूक्लियसेस जो हैं वो भी रह सकते हैं। जैसे कि हम लोग कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर अभी हम लोग आने वाले चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो कार्डियक मसल में देखना कि कार्डियक मसल के जो फाइबर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसके वजह से उनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है, और एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, ये आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, फाइनली अगर हम लोग न्यूक्लियस के शेप के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस जो है जनरली स्फेरिकल होता है, कई सारे सेल्स में ओवल हो सकता है, ठीक है, या फिर कई सारे सेल्स में उनमें लोब्ड उनका स्ट्रक्चर होता है या अमीबॉइड स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे WBCs होते हैं हमारे जो, ठीक है, WBCs क्योंकि वो भी अमीबॉइड होते हैं, वो भी उनका शेप चेंज होते रहता है, तो उनका जो न्यूक्लियस रहेगा उसका भी शेप जो है चेंज हो सकता है। ठीक है, तो WBCs के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना उसमें इस तरीके के लोब्स का फॉर्मेशन हो जाता है जनरली, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लोब्स का फॉर्मेशन हो जाता है WBC के न्यूक्लियस में। ठीक है, तो न्यूक्लियस का शेप या तो स्फेरिकल या तो ओवल या अमीबॉइड या इस तरीके से लोब्ड शेप जो है न्यूक्लियस का हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम लोग स्टार्ट करें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर से, ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम लोग न्यूक्लियस के डायमीटर के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस का डायमीटर जो है वो 25 μm होता है।
ठीक है। और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में हम लोग सर्टेन पार्ट्स जो हैं उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला है न्यूक्लियर एनवलप, then we have nucleoplasm, okay, then we are having the chromatin, and finally we are having the nucleolus। ठीक है, तो ये 4 पार्ट होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर। स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर मैं बना रही हूँ, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। बुक में भी दिया होगा, वहाँ से भी क्रॉस चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज द न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन ये जो डबल मेम्ब्रेन है ये बीच बीच में इंटरप्ट हो जाता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूस नहीं होता। न्यूक्लियर एनवलप जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, बीच बीच में डिसरप्टेड रहता है, बीच बीच में उसमें गैप्स रहते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर एनवलप का, दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट रहता है। दिस स्पेस इज नोन एज द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ओके, दिस स्पेस इज नोन एज द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, ये जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है ये 100 to 700 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है। ठीक है, 100 to 700 एंगस्ट्रॉम जो है ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस चौड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप जो है इसमें बीच बीच में इंटरप्शंस हैं। ठीक है, बीच बीच में गैप्स हैं। तो ये जो इंटरप्शन या ये जो गैप होता है दिस इज नोन एज द न्यूक्लियर पोर। ठीक है, दिस इंटरप्शन और दिस गैप इट इज नोन एज द न्यूक्लियर पोर। ठीक है, न्यूक्लियर पोर जो है ये बेसिकली गैप होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट्स को और न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है दोनों को आपस में इंटरैक्ट करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, तो जैसे कि न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए जब तक न्यूक्लियस के बाहर माइग्रेट होकर के साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा तब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करने के लिए ये न्यूक्लियर पोर जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पार्ट पे आते हैं दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप के अंदर एक सेमी फ्लूइड सा मैट्रिक्स या सेमी फ्लूइड सब्सटेंस जो है वो भरा हुआ होता है जिस विच इज नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर इज ऑलवेज देयर। ठीक है, वाटर विल बी देयर एज अ बेस। उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो हैं जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए या आरएनए के सिंथेसिस के लिए, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, हेलिकेज एंजाइम होता है। इस तरीके से सर्टन एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स जो है ये भी प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। उसके अलावा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और भी एसेसरी प्रोटीन्स और कुछ मिनरल्स वगैरह जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर
डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन से या आरएनए के सिंथेसिस से रिलेटेड जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे कहाँ होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्रोमैटिन पर, ठीक है। क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन जो है वो एक डार्क कलर का थ्रेड के जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है। दिस डार्क colored thread like substance, it is composed of the DNA and the protein, ठीक है। तो this chromatin, it is made up of the डीएनए एंड प्रोटीन। तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, सेल जब आराम कर रहा होता है, रेस्ट पे होता है, उस टाइम पे ये जो डीएनए और प्रोटीन है ये क्रोमैटिन के फॉर्म में हमको एक थिन थ्रेड के फॉर्म में जो है हमेशा दिखते हैं, ठीक है। और जब सेल का डिवीजन होने वाला रहता है उस टाइम पे जनरली क्या होता है कि फिर ये जो क्रोमैटिन है ये थिक हो जाता है, थिक हो करके एक सर्टन अपीयरेंस इसका हो जाता है और ये जो सर्टन स्ट्रक्चर बनाता है ना क्रोमैटिन, उसी को हम लोग फाइनली बोलते हैं क्रोमोसोम, जिसका स्ट्रक्चर तुम लोगों के बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है यू क्रोमैटिन और दूसरा होता है हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में क्या डिफरेंस है? यूक्रोमैटिन जो है थिन होता है, ठीक है। इसमें कलर जब हम लोग उसको स्टेन करते हैं, ठीक है, स्टेन करने पर यूक्रोमैटिन का कलर जो है लाइट होता है, ठीक है। और हमारे सेल के अंदर, ठीक है, हमारा जो टोटल डीएनए है, पूरा डीएनए जो है क्या करता है, कोडिंग का काम नहीं करता है। पूरा डीएनए हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, सिर्फ सर्टेन पार्ट ऑफ द डीएनए होता है जिससे कि एक्चुअली प्रोटीन्स बनते हैं। तो यू क्रोमैटिन वो वाला पार्ट होता है डीएनए का जिससे एक्चुअली प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए जो यूजफुल पार्ट है डीएनए का या क्रोमैटिन का, दैट इज द यूक्रोमैटिन। क्या है इसके फीचर्स? थिन होता है, लाइटली कलर्ड होता है और इसके अंदर जो डीएनए होता है वो कोडिंग डीएनए होता है, हमारे लिए यूजफुल डीएनए होता है। उसके अगेंस्ट जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है उसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा रहता है, ज़्यादा थिक रहता है, उसका कलर ज़्यादा डार्क होता है। और हेट्रोक्रोमैटिन में जो डीएनए रहता है मोस्टली वो कोई भी प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करता, वो हमारे लिए यूजलेस होता है। तो हमारे काम की चीज़ क्या है? हमारे काम की चीज़ यूक्रोमैटिन है, ठीक है। इवेंचुअली जैसे कि मैंने बोला कि जब सेल डिवीजन होता है ये क्रोमैटिन क्या करता है, इस क्रोमैटिन में बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होकर के ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाता है। इसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो मैं बताऊंगी, उसके बाद लास्ट में तुम लोग, अच्छा पहले न्यूक्लियोलस बता देती हूँ, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फिर बाद में बताऊंगी, ठीक है। क्रोमैटिन के अलावा जो चौथी चीज़ न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहती है वो है न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोलस है, ठीक है, ये एक ऐसा पार्ट होता है न्यूक्लियस का जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहते हुए भी न्यूक्लियस से अलग होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोलस जो है इसके चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट रहता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस के चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन ही रहता है। न्यूक्लियोलस मोस्टली बनता किससे है? आरएनए से और प्रोटीन से बनता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस का काम क्या है? न्यूक्लियोलस का काम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स जो हैं, ठीक है, राइबोसोम्स का सिंथेसिस करना, ये भी न्यूक्लियोलस का फंक्शन है। डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, जिसको कि हम लोग बेसिकली 4 टाइप ऑफ आरएनए होते हैं, उसमें से एक आरआरएनए होता है। आरआरएनए का सिंथेसिस जो है वो भी न्यूक्लियोलस करता है, ठीक है। तो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए लगता है, राइबोसोम्स लगता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स लगते हैं। उन सब का सिंथेसिस करने में कौन हेल्प करता है? न्यूक्लियोलस ही हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं है, शॉर्ट ही है, ठीक है। लास्टली हम लोग आते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जैसे कि तुम लोगों के बुक में दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर देखो तुम लोग
इस तरीके से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम बनता कब है? जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है। सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमैटिन जो है उसमें सुपर कॉइलिंग हो जाती है, क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर के इस तरीके का बटरफ्लाई के शेप का स्ट्रक्चर बनाता है। दिस बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर इट इज नोन एज द क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम के सर्टेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये हमको क्रोमोसोम के 4 आर्म्स दिख रहे हैं। ठीक है, दीज आर्म्स दीज आर मेड अप ऑफ द क्रोमैटिन ओनली। क्रोमैटिन ही कंडेंस होकर के क्या बनाता है? क्रोमोसोम के ये 4 आर्म्स बनाता है। ठीक है, आर्म्स के अलावा यहाँ पे बीच में हमको एक राउंडेड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है। ओके, दिस राउंडेड स्ट्रक्चर दिस इज नोन एज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, दिस राउंडेड स्ट्रक्चर दिस इज नोन एज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कौन सी जगह है? बेसिकली प्रोटीन और आरएनए का बना हुआ होता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, थोड़ा सा डीएनए भी होता है इसके अंदर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वो जगह है जहाँ से क्रोमोसोम के ये जो चारों आर्म्स हैं एक दूसरे से क्या रहेंगे? अटैच रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि क्रोमोसोम के ये जो चारों आर्म्स होते हैं इनके चारों तरफ जो है एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। ले लो। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम के चारों आर्म्स हैं इनके चारों तरफ इस तरीके से एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। दिस कवरिंग ओवर हियर, दिस कवरिंग इज नोन एज द पेलिसेल। ठीक है, दिस कवरिंग इज नोन एज द पेलिसेल। ठीक है, अब पेलिसेल जो है इसमें भी इसके अंदर भी क्या है? थोड़े फ्लूइड्स प्रेजेंट रहते हैं। मोस्टली प्रोटीन्स जो है वही इसके अंदर ज़्यादातर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और, एक वेरिएशन और हमको देखने के लिए मिलेगा। कई बार क्या होता है कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा क्रोमोसोम का कोई रैंडम आर्म होगा, कोई भी क्रोमोसोम के आर्म के ऊपर एक और कॉन्स्ट्रिक्शन या एक और सेपरेट हमको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दिस स्ट्रक्चर इट इज नोन एज द सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ओके, दिस स्ट्रक्चर इट इज नोन एज द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और अगर किसी क्रोमोसोम के ऊपर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बनने की वजह से क्रोमोसोम का एक छोटा सा आर्म जो है, एक छोटा सा सेगमेंट जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है। ये जो सेगमेंट सेपरेट आउट हो जाता है, इस सेगमेंट को तब हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। इस सेगमेंट को हम लोग तब क्या बोलने लगते हैं? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बनने की वजह से क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट जो है, एक छोटा सेगमेंट जो है सेपरेट आउट हो जाता है। दिस सेगमेंट इज नोन एज द सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, क्लियर? और एक चीज़ ये है कि ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है ये सभी क्रोमोसोम्स पर नहीं होता, सिर्फ कुछ ही क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है। और ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है इसका पोजीशन जो है इट इज़ मोस्टली कांस्टेंट। ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का पोजीशन जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसीलिए ये एक मार्कर के जैसे एक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए ये किसके जैसे एक्ट करता है? एक मार्कर के जैसे एक्ट करता है। तो हम लोग स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये फलाना क्रोमोसोम है क्योंकि उसके ऊपर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ही है। तो हमको किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। ठीक है, क्लियर है इतना? लास्टली एक और चीज़ मैं तुम लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड बता दूं कि ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का जो पोजीशन है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन किस पोजीशन पर है उस बेसिस पे क्रोमोसोम्स जो है 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, मेटासेंट्रिक, तुम लोगों के बुक में भी दिया हुआ है, देखो 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है ना, क्या है? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक।
ठीक है। मेटासेंट्रिक में देखो, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर वहाँ बुक में दिया हुआ है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है वो क्रोमोसोम के एकदम सेंटर पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एकदम सेंटर पे अगर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है, उसके वजह से क्रोमोसोम के जो चारों आर्म्स हैं वो 2 इक्वल पार्ट्स में इजीली डिवाइडेड हो जाते हैं, ठीक है। तो जब क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स, इनफैक्ट चारों आर्म्स जो हैं, अगर इक्वली हाफ एंड हाफ पार्ट में डिवाइडेड होते हैं तो उस टाइप का क्रोमोसोम जो है दैट इज नोन एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। सेकंड देखो, सब मेटासेंट्रिक जो है उस क्रोमोसोम में क्या होगा कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो है एक साइड थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। तो इससे 2 अनइक्वल आर्म्स बनते हैं क्रोमोसोम के। एक आर्म जो है वो ज़्यादा लंबा बनेगा और दूसरा आर्म जो है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा बनेगा। दैट टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज सब मेटासेंट्रिक। फिर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है उसमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है बहुत ही किनारे आ जाता है, जिससे कि क्रोमोसोम का एक आर्म बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है और दूसरा आर्म जो है बहुत छोटा बनता है, दैट इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एंड फाइनली जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है एक किनारे पे, एकदम एक साइड पे क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, जिससे कि क्रोमोसोम का एक ही आर्म बनेगा लेकिन बहुत लंबा आर्म बनता है। दैट टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। फाइनली कमिंग टू द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस का फंक्शन सिंपली है कि सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करना, ठीक है। उसके अलावा सेल का जो साइकिल है, ठीक है, सेल डिवीजन जो है, उन सबको कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना, ये सारा का सारा किसका फंक्शन होता है? न्यूक्लियस का ही फंक्शन होता है, ठीक है। सो विद दिस टॉपिक वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि ये चैप्टर पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। घर जाना, थोड़ा चैप्टर को रिवाइज करना, फिर कहीं कोई डाउट अगर निकल के आता है तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।